सुप्रभात बच्चों। अप्रैल के बाद में पहली बार आप लोगों से मिल रहे हैं। लगता है कि आप घर पर कुशल मंगल और अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन क्लास में जो कविता है वो पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले हमने जो कविता पढ़ाई थी आपको ऑनलाइन अप्रैल माह के अंदर, वो थी आत्मपरिचय। और अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं कविता, उसी का सेकंड जो पार्ट है। और सेकंड हमारी जो कविता है वो है, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख रखा है। इस कविता का नाम है पतंग। बच्चों, ये जो कविता है इसके कवि आलोक धनवा, और आलोक धनवा जी बिहार के रहने वाले थे। इन्होंने इस कविता के अंतर्गत अपने अंचल को समेटने का प्रयास किया है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर अपने अंचल को अगर एक साहित्यिक रूप में ढाल करके हम पाठकों तक पहुँचाया जाए तो शायद है कि हम उस ग्रामीण परिवेश को, हमारी भारतीय संस्कृति को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम समझते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो इन्होंने एक साधारण सा अपना एक विषय शीर्षक दिया है पतंग। और पतंग आप सबको, यानी कि आपकी 12th क्लास में भी छोटे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उड़ाना पसंद है। और पतंग उड़ाते वक्त छोटे बच्चे इतने मग्न हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं कि पतंग आकाश में उड़ती है, लेकिन धरती पर जब डोरी उनके हाथ में होती है तो उनका दिल धड़कता है। और बच्चे बड़े ही रोमांचित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और ऐसा लगता है कि उनकी जो दुनिया है बहुत ही निराली है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पतंग जो शीर्षक उन्होंने रखा है, वो इस शीर्षक के माध्यम से हमारी जो ऋतुएं हैं उन ऋतुओं को भी उन्होंने रेखांकित इसमें किया है। ये सीधी सीधे शब्दों में भी यूँ कहें कि इस पतंग कविता के माध्यम से उन्होंने वसंत जो ऋतु है उसका एक छोटे और कोमल और बहुत ही पवित्र बालक के रूप में उन्होंने मानवीकरण इसका किया है। आपने 9th क्लास में अलंकार पढ़े होंगे। और मानवीकरण से यहाँ पर तात्पर्य हमारा यह है कि प्रकृति के अमूर्त भावों पर, प्रकृति के जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे नदियाँ हैं, जैसे पहाड़ हैं, इनको एक मानवीय रूप में आरोपित करना, मानवीय भावों का इन पर आरोपण करना, या यूँ कहें कि मानव के जैसे क्रियाकलाप करते हुए इनको मान लेना। तो बच्चों, आप लोगों के पास, सबके पास मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि बुक्स आप लोगों के पास होगी। और बुक्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा जो साहित्य सब्जेक्ट है, विषय हमारा, तो उसमें पुस्तक बहुत जरूरी है। और मैं इस कविता को आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाए, फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई आपको समझ में नहीं आए, कोई शब्द, कोई पंक्ति, तो आप जब गूगल मीट पर एक सप्ताह में हमारी जो मीटिंग होगी उसमें हम डिस्कस है वो कर सकते हैं। तो मैं बच्चों यहाँ पर ज़्यादा कवि का परिचय नहीं बता करके सीधे कविता पर आपको आता हूँ। देखिए, इसमें उन्होंने कुछ विषयों पर यहाँ पर उन्होंने अपना जो मत व्यक्त किया है। और ये जो कविता है आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह जो है उसका हिस्सा है। एक लंबी कविता है जिसकी तीसरे भाग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो एक बहाना है, पतंग शीर्षक रखा है, लेकिन इसके बहाने उन्होंने बाल सुलभ यानी बच्चों की
का सुंदर चित्रण किया गया। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग भी किया गया। तो उन्होंने यहाँ पर सुंदर जो बिंब है, और बिंब किसे कहते हैं बच्चों, जो हमारे मानस पटल पर किसी चीज का एक इमेजन, एक हम कल्पना करते हैं और कल्पना के द्वारा उसको हम मान लेते हैं। जिस प्रकार से रस्सी अगर हमको कहीं अंधेरे में दिख जाए तो हमारे दिमाग में एक बिंब बन जाता है कि कहीं ये सांप तो नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर बिंब जो है वो हमारे मानस पटल पर काल्पनिक है और वो बनते रहते हैं। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। कवि ने यहाँ पर बताया कि पतंग जो है बच्चों की उमंग, इच्छाएं, आंतरिक जो भावनाएं हैं उनका रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। तो आसमान में जो पतंग उड़ती है वो ऊंचाइयों की हदें हैं जो बच्चे एक तरीके से अपने कल्पना के द्वारा देखते हैं। बालमन जिन्हें छूना चाहता है, बच्चे उनको छूना चाहते हैं। देखिए जिस तरीके से बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारी कल्पनाएं कर बैठते हैं, जैसे चांद को तोड़ना, चांद रूपी खिलौनों को उससे खेलना, और कई प्रकार के बच्चों को खेलना कूदना ये सब कुछ अच्छा लगता है। उसके पार जाना चाहता है, तो बच्चों का जो मन है उसके भी पार जाना चाहता है, आकाश में उड़ती हुई पतंग को छूना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। तो यहाँ पर बच्चों जो शरद ऋतु है उसको एक बालक के रूप में माना गया है। और किस प्रकार से माना गया है, जिस तरीके से जो बालक हैं उसके मन में उमंग, उत्साह और प्रसन्नता, खुशी हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। न किसी प्रकार का कोई लोभ लालच, न किसी प्रकार का कोई स्वार्थ। ठीक उसी के अनुसार यहाँ पर जो ऋतु है शरद, उस शरद ऋतु को यहाँ पर बताया गया है। और ये बताया गया है कि शरद ऋतु जो है वो बारिश के बाद जब महीना आता है, जैसे कार्तिक मास, और उस कार्तिक मास में बारिश पूरी तरीके से थम जाती है, चारों ओर वातावरण स्वच्छ हो जाता है और शरद के चांद को मान्यता है जिसकी लोग व्रत और एक तरीके से कई प्रकार से उसे मनाते भी हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर शरद ऋतु को एक बच्चे के रूप में माना गया है जहाँ चारों ओर खुशहाली का वातावरण पैदा हो जाता है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं में मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? बच्चों हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि बचपन सबको अच्छा लगता है और जिस तरीके से बच्चे प्रतीक्षा करते हैं कि वर्षा ऋतु और कब शरद ऋतु आएगी, कब बच्चे एक तरीके से आकाश में पतंग है वो उड़ाएंगे। तो बच्चों अब ये जो पतंग कविता है हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अपनी जो पुस्तक है और उस पुस्तक का काव्यखंड के अंतर्गत दूसरा जो पाठ है और वह है जिसका नाम आपको पतंग कविता है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। तो बच्चों यहाँ तक आप इसका अर्थ समझेंगे। और मैंने पहले ही बताया है यहाँ पर कि ये जो हमारी भारतीय जो संस्कृति
भादो। कवि आलोक धनवा जी ने यहाँ पर अपनी आंचलिक विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए जो शरद है उसका मानवीकरण करते हुए बताया है कि सबसे तेज बौछारें, यानी कि जो सावन के महीना, आषाढ़ का महीना, भादो का महीना जिसमें बहुत तेज बारिश होती है, बौछारें पड़ती है, जैसे कि अभी बारिश हो रही है, तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि भादो गया सवेरा। ऐसा लगता है जैसे भादों का महीना निकल जाने के बाद मौसम में परिवर्तन आता है और धीरे धीरे शरद ऋतु है वो आने लगती है। और किस प्रकार से शरद ऋतु अपना प्रभाव चारों ओर प्रकृति में छोड़ती है उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण है वो किया है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी कि जब चांद शरद का खिलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि रात्रि में भी सवेरा हो गया, यानी चारों तरफ इतना उजला है, इतना स्वच्छ और सफेद है कि ऐसा लगता है जैसे कि चारों ओर उजाला फैल गया हो। खरगोश की आंखों जैसा लाल सब, यहाँ पर जो खरगोश है बहुत ही ज़्यादा जीव प्राणियों में सुंदर है, सभी लोग पालते हैं खरगोश को, उसकी आंखें लाल होती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि चारों ओर जब प्रातःकालीन सूर्य उदित होता है तो लालिमा चारों ओर छा गई हो, ऐसा खरगोश की आंखों जैसा सवेरा है वो फैल गया था। चारों ओर प्रकृति में सुंदरता और प्रकृति बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लग रही है। शरद आया फूलों को पार करते और ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु का प्रभाव जैसे ही प्रकृति में धीरे धीरे चारों ओर फैलता है, यह शरद ऋतु जैसे ही अपना प्रभाव छोड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो फूलों को पार करता, फूल मीन्स जो वृक्ष होते हैं उनको पार करता हुआ, यानी कि सब बंधन है वो टूट जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शरद रूपी बालक ने मानो कि फूलों को पार करता उछलता कूदता वो आ रहा हो, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हैं। और जिस तरीके से छोटे बालक होते हैं जब साइकिल चलाते हैं वो, तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको आजू बाजू में या आसपास कुछ दिखाई नहीं देता है और बच्चे बहुत तेज साइकिल चलाते हैं। और उसी प्रकार से कवि का मानना है कि जब ये जो बच्चे साइकिल चलाते हैं तो बहुत तेज चलाते हैं और अपने चमकीली साइकिल भी कैसी है उसकी चमकीली है और उसको बहुत तेज चलाते हैं, घंटी बजाते हुए जोर शोर से, और न चाहते हुए भी वो बच्चे हैं उनकी आदत है घंटी को बजाते हुए और जोर जोर से मानो कि वो आवाज करते हैं। ठीक यहाँ पर उसी प्रकार से जो शरद है तो उस शरद को एक बालक के रूप में माना गया है। जैसे बालक की चेष्टाएं गतिविधियां होती है, ठीक उसी प्रकार से जो शरद ऋतु है उसने मानो कि अपनी चारों ओर चमक जो है वो प्रकृति में बिखेर दी है। ऐसा लगता है जैसे कि शरद रूपी बालक अपनी चमकीली साइकिल को तेज रफ्तार से, तेज रफ्तार का मतलब यहाँ पर यह बच्चों कि बहुत तेजी से शरद ऋतु का प्रभाव प्रकृति में चारों ओर फैलता जा रहा है, बहुत तेजी से प्रकृति में परिवर्तन है वो आ रहा है। और घंटी बजाने का यहाँ पर आशय है कि अगर किसी को कोई चीज सुनाई नहीं देती है, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए हॉर्न बजाया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से शरद ऋतु ने भी अपना डंका या अपनी घंटी बजा दी है कि मैं आ गया हूँ और मेरे आने पर प्रकृति में चारों ओर जो परिवर्तन है, सुंदरता है, मनमोहकता है वो जोर शोर से छा गई है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और यहाँ पर इशारे कैसे हैं उस शरद रूपी बालक के चमकीले, अर्थात जिधर प्रकृति में आप देखोगे सुबह सुबह जैसे ही बारिश से के 4 महीने जब खत्म हो जाते हैं और भादों के बाद में माघ मास और कार्तिक मास जब आता है तो शरद ऋतु पूरी तरीके से प्रकृति को सुंदर बना देती है और वातावरण में न गंदगी रहती है, न वातावरण दूषित रहता है, वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और शरीर के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद और एक तरीके से प्रभाव और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद
चमकने लगता है और सूर्य की एक तरीके से उस चमक को हम साफ तरीके से देख सकते हैं। और ऐसा लगता है जैसे वो प्रकृति को जो शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो सुंदर बना रहा हो अपनी चमक के द्वारा, ठीक वैसे ही जैसे बालक जो है अपने मित्रों को बुलाने के लिए इशारे कर रहे हो, वो भी कैसे चमकीले। यहाँ पर चमकीले जो है एक प्रकार से विशेषण का प्रयोग किया गया है और इशारे यहाँ पर विशेष है और चमकीले यहाँ पर क्या है, विशेषण है। इसके अलावा आगे है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किसको चमकीले इशारे कर रहे हैं बच्चे? जो बच्चे, क्योंकि बच्चों को अकेले खेलने में आनंद नहीं आता है, बच्चों को समूह में खेलने में आनंद आता है। जब बच्चे अपने समूह में खेलते हैं तो वो अपने जो भी उनसे कुछ बोल दें या जो भी अपने घर वाले डांट डपट कर दे वो सब कुछ है वो भूल जाते हैं। जैसे कि आपने माता कंचन पाठ में भोलाराम को पढ़ा और भोलाराम कैसे रोते रोते सिसकते अपने मित्रों के साथ जब खेलता तो सब कुछ वो भूल जाता कि मेरे साथ में पीछे क्या हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चे जो है एक साथ पतंग उड़ाते हैं, किसमें? झुंड में उड़ाते हैं। झुंड का मतलब समूह में उड़ाते हैं और समूह में उन्हें खेलना, समूह में उन्हें एक प्रकार से खाना पीना, समूह में एक तरीके से दौड़ना उन्हें अच्छा लगता है और ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार का जो कल्चर है हमारी संस्कृति में, ऐसा संस्कृति हावी होती जा रही है और बच्चों का झुंड में खेलना एक तरीके से आजकल इतना नहीं है। चूँकि यहाँ पर मैंने बताया कि आलोक धनवाजी ने अपने अंचल विशेष को यहाँ पर लिया गया है और ग्रामीण इलाकों में अभी भी बच्चे जो है वो समूह में खेलते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है, उनसे आप लोग खेलते हो। लेकिन गांव के जो बच्चे हैं, किसानों के जो बच्चे हैं, छोटे काश्तकारों के जो बच्चे हैं, उनके पास में वो सुविधाएं नहीं हैं, इसीलिए वो मिट्टी के खिलौने और बहुत सारी चीज़ों से वो खेलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे झुंड यानी समूह में खेलते हैं और चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। और छोटे बच्चे देखिए आप कि किस प्रकार से चारों ओर उछल कूद करते हैं, चारों ओर मानो शोरगुल करते हैं और इतना शोर करते हैं मानो कि आकाश को वो मुलायम बना देते हैं। मुलायम का मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाना, मुलायम का मतलब बहुत ही ज़्यादा मनमोहक बनाना। और इसी प्रकार से कि पतंग ऊपर उठ सके, क्योंकि बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसी प्रकार से बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो अन्य बच्चे उनका साथ देते हैं, अन्य बच्चे अनेक प्रकार की जो चेष्टाएं करते हैं, गतिविधियां करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और यहाँ पर शरद ऋतु के संदर्भ में इसकी हम व्याख्या करें तो यहाँ पर शरद ऋतु जैसे ही अपना प्रभाव चारों ओर फैलाता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये जो मौसम है वो पतंग उड़ाने लायक हो गया है, बच्चों के खेलने के लायक हो गया है, आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, आकाश का रंग बिल्कुल मुलायम और नीला हो गया है और ऐसा लगता है जैसे कि ये मौसम पतंग उड़ाने के अनुकूल है। आगे है बच्चों, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे
मानना है कि दुनिया का सबसे पतला कागज आकाश में उड़ सके। यहाँ पर उसको बच्चों की कल्पनाओं के साथ जोड़ा है और ये बताया है कि शरद ऋतु के बाद का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मुलायम हो जाता है और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, क्योंकि पतंग में जो चीज़ें लगती हैं बांस की जो पतली कमानी है, यानी कि जो बांस की पतली तीलियाँ जो लगती है उनका वेट भी, उनका वजन भी बहुत कम होता है, वो भी एक तरीके से आकाश में उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और इस तरीके से बच्चों का वही शोरगुल, बच्चों की सीटियाँ, बच्चों की किलकारियाँ और तितलियों की नाजुक दुनिया। अब यहाँ पर तितलियों की नाजुक दुनिया इसलिए बताया गया है बच्चों कि जैसी शरद ऋतु आती है तो चारों ओर प्रकृति के अंदर फूलों में भी वो बाहर आ जाती है, कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, कई प्रकार से एक तरीके से भौरों की गुंजार, जो बच्चों की किलकारियाँ और सीटियाँ हैं, यहाँ पर भौरे और तितलियाँ इत्यादि की जो मनराना उनकी जो गुंजार है उसे दिखाया गया है। और तितलियों की नाजुक दुनिया यानी कि बच्चों की कल्पनाएं और शरद ऋतु का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली है और बहुत ही ज़्यादा तितलियाँ जो है सबको पसंद है, रंग बिरंगी होती है, सुंदर होती है, देखने में अच्छी लगती है। और इसके अलावा यहाँ पर तितलियों की जैसी नाजुक दुनिया बच्चों की बनी हुई है जिनका मन पतंग के साथ साथ उड़ता है। आगे है बच्चों, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंट भरते हुए चले आते हैं डाक की तरह लचीले वेग से अक्सर। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बसंत रूपी जो प्रकृति में जो मानवीकरण किया गया है प्रकृति का बच्चों के साथ जोड़ करके, उसके बताया कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास मीन्स रुई, जो रुई है बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है, बहुत ही ज़्यादा आरामदेह होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब बच्चे जन्म लेते हैं इस धरती पर तो मानो कि वो अपने साथ क्या लाते हैं, अपनी कोमलता लाते हैं, उनके पैर बहुत ही कोमल होते हैं, उनके त्वचा बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो शरद ऋतु भी अपने साथ कोमलता लेकर के आती है। आप लोग जब घास को देखते हो, फूलों को देखते हो, प्रकृति को देखते हो तो एक निखार आता है प्रकृति में। प्रकृति ऐसी लगती है जैसे रुई की तरह बहुत ही हल्की और मुलायम हो गई हो। पृथ्वी घूमती हुई आती है अपने बेचैन पैरों के पास। बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के अंदर ईश्वर का वास होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो उन बच्चों के कोमल और रुई जैसे पैरों की कोमलता का स्पर्श पाने के लिए धरती भी घूमती हुई आती है। अब धरती घूमने का तात्पर्य कि बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं। छोटे बच्चों का आपने देखा होगा, जब 2-3 साल का बालक होता है बहुत तेज दौड़ता है, अपने मुलायम मुलायम पैरों से वो बहुत ज़्यादा दौड़ता है आंगन में या अपने बाहर दालान में। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो पृथ्वी है वो भी बच्चों की पवित्र और कोमल पैरों को स्पर्श पाने के लिए बेचैन रहती है। और जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बच्चे जब दौड़ते हैं, बेसुध का मतलब बिना किसी प्रकार से डर है। बेसुध का मतलब होता है बिना किसी डर है कि जब बच्चे दौड़ते हैं उनको गिरने की कोई परवाह नहीं है कि हमें चोट भी लग जाएगी। तो इसी प्रकार से बच्चे बहुत ही ज़्यादा हृदय के कोमल होते हैं और गिर भी जाते हैं तो फिर उनको चोट का एहसास नहीं हो पाता है। तो उसी प्रकार से जो शरद ऋतु है ऐसा लगता है जैसे प्रकृति चारों ओर घूमती हुई, चारों तरफ जिधर भी देखो उधर कोमलता लिए हुए हैं। चाहे घाटियों में देख लीजिए, चाहे मैदानी इलाकों में देख लीजिए, चाहे खेतों में देख लीजिए, चाहे चरागाहों में देख लीजिए, तो चारों ओर सुंदर वातावरण शरद ऋतु के आगमन से फैल जाता है। और ऐसे बताया गया है उस शरद रूपी बालक को जैसे वो बेसुध दौड़ रहा है, जैसे बच्चे बेसुध दौड़ते हैं ठीक उसी प्रकार से शरद रूपी बालक भी चारों ओर प्रकृति में मान
मानो कि उसका प्रसार है वो फैल गया हो, सुंदरता चारों ओर छा गई हो। छतों को नरम बनाते, और बच्चे इतना ही नहीं, छतों पर भी जब दौड़ते हैं, सीमेंटेड छत होती है कंक्रीट वाली, उस पर दौड़ना हम आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटे बच्चे जब उस पर दौड़ते हैं तो छत भी उनके लिए क्या बन जाती है, बिल्कुल कोमल बन जाती है, नरम बन जाती है। नरम बनती नहीं, बल्कि बच्चों को उसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि बच्चे इन सब की परवाह नहीं कर पाते हैं और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। बच्चों यहाँ पर दिशाओं को, मृदंग एक वाद्य यंत्र है और जिसकी ध्वनि मानो कि जब गूंजती है तो चारों ओर सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे कभी इधर शोर करते आते हैं, कभी उस दिशा से आते हैं, कभी उधर से आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे जो है वो चारों दिशाओं से इधर उधर से आकर के मिल रहे हों और चारों ओर मृदंग की तरह कभी किलकारियाँ, कभी सीटियाँ, कभी बांसुरी, कभी क्या बजाते हो। तो यहाँ पर बच्चों की तरह उस शरद को बताया गया कि शरद ऋतु जैसे ही आती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने चारों दिशाओं में मृदंग बजा दिया। प्रकृति इतनी सुंदर बन गई है कि अब आप देखिए कि वर्षा के दिनों में 4 महीने कोई भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कोई प्रोग्राम नहीं होते, कोई कार्यक्रम नहीं होते, या शादी होती है या किसी प्रकार कोई और कोई देव जगराता वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कुंवार और कार्तिक मास आता है तो दीपावली और दशहरा इत्यादि दोनों त्यौहार आते हैं और अनेक प्रकार की जो लोग महिलाएं लोकगीत वगैरह गाती है, तो यहाँ पर इसी को मृदंग की तरह बताया है। तो मृदंग का मतलब है कि चारों दिशाओं में जो आवाज़ आना, चारों दिशाओं में शोर होना, इस प्रकार से आवाज़ें आने लगती हैं। जब वे पैक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और बच्चे इतना ही नहीं कि जब वो पैक का मतलब होता है झूला, झूला जिस तरीके से इधर से आता है और उधर से आता है, जब हम धक्का मारते तो आगे जाता है और फिर वेग से पीछे आता है, तो ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी कभी आगे भागते हैं, कभी पीछे जाते हैं। उसी प्रकार से जो शरद रूपी जो बालक है या शरद ऋतु जो है, चारों ओर कभी इधर कभी उधर, जिधर देखो उधर प्रकृति में सुंदर वातावरण है वो फैला हुआ है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, जैसे कि झूले के द्वारा डाल जो है वो झुकती है, उसी प्रकार से बच्चे की जो शरीर है बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके अंदर अंग बहुत ही ज़्यादा, उनके जिधर चाहे उधर एक्सरसाइज कर सकते हैं बच्चे। तो इसी वेग के साथ में वे इधर से उधर जाते रहते हैं या दौड़ते रहते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो बच्चों देखिए, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं आकाश में तो मानो कि छत के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाते हैं, उन्हें परवाही उन्हें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इतने दुनिया में खोए रहते हैं, इतने मग्न रहते हैं, इतने एक तरीके से अपने सपनों में खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि छत के नीचे जमीन भी है और उसमें हम गिर जाएंगे तो हम हाथ पैर टूट जाएंगे या हमारी लग जाएगी, लेकिन उनको परवाह नहीं है और वो पतंग उड़ाते उड़ाते किनारों पर पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। तो बच्चों ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे गिरने की स्थिति में होते हैं छत से, तो उन्हें कौन बचाता है? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। बच्चों का रोमा रोमा, बच्चों का जो शरीर का रोमा रोमा है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से रोमांचित होता है, प्रसन्न होते हैं, उससे एक संगीत आता है और तुरंत अपनी बॉडी को वो छत की ओर खींच लेते हैं और गिरने से वो बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। और क्या थामती है उन्हें? पतंग की जो ऊंचाई है, बहुत आकाश में दूर दूर तक बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा वो डोरी छोड़ते जाते हैं और आकाश में पतंग एक छोटे आकार में दिखाई देने लग जाती है। तो जैसे जैसे पतंग आकाश में उड़ती है ऐसे उनका दिल भी धड़कता है, उनकी धड़कन भी तेज होती है और वो धड़कन उनको छत से गिरने से बचा देती है। महज एक धागे के साथ, महज मतलब एक धागे के साथ है। जैसे रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकार और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक उसी प्रकार से एक छोटा सा धागा है, कच्चा धागा है जो प्रेम का बंधा होता है। बच्चों के हृदय में वो धागा जो है आकाश में उड़ा रहा है पतंग को,
एक तरीके से उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं वो सब पतंग के साथ साथ उड़ रही है अपने रंध्रों के सहारे। अपने रंध्र मीन्स अपने छिद्र, उनके जो शरीर के रोम हैं वो भी, रंध्र जो है वो भी रोमांचित हो रहे हैं और बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्सुक और प्रसन्न हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। और इतना ही नहीं बच्चों, कभी कभार जब ऐसा होता है कि बच्चे अपनी छत से पतंग उड़ाते हुए गिरने की स्थिति में होते हैं और जब वो खतरनाक किनारों से बच जाते हैं गिरने से, तो मानो कि और भी ज़्यादा निडर हो। वैसे भी बच्चे निडर होते हैं, वैसे भी बच्चों को कोई डर है नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक बार किसी खतरे से वो बच जाते हैं, उसके बाद में और ज़्यादा उनके अंदर उत्साह बढ़ जाता है, और ज़्यादा उनके अंदर साहस बढ़ जाता है, और ज़्यादा उनके अंतर्गत वो निडरता पैदा हो जाती है, जिससे फिर उसको उनको किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। और सब बच्चों में वो इस बात का ढिंढोरा पीट देते हैं कि देखिए मैं गिरते गिरते उस छत के किनारे से बच गया, मैं बहादुर हूँ और निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आ गया। और ऐसा लगता है जैसे कि निडर और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहादुर बन करके सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, फिर चमकने, फिर सुंदर अपने सपनों को साकार करने के लिए। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। ऐसा लगता है उन बच्चों का स्पर्श पाने के लिए, उन बच्चों का पैरों को छूने के लिए पृथ्वी और ज़्यादा तेज उनके पास में आती है, उनके बेचैन पैरों के पास। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो पतंग जो कविता है, इसमें आलोक धनवा जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, उस शरद ऋतु का मानवीकरण किया है जो बच्चों की कल्पनाओं के साथ उसको जोड़ा गया है। बच्चों कुछ क्वेश्चन है आपके लिए अर्थग्रहण संबंधी, और उन प्रश्नों को मैं आपके समक्ष ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और देखिए आप इसमें 3 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। तितलियों की नाजुक दुनिया से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 1 है, तितलियों की नाजुक दुनिया से क्या आशय है? सेकंड प्रश्न है इसका, शरद ऋतु में वातावरण कैसा हो जाता है? शरद ऋतु में वातावरण कैसा हो जाता है? और तीसरा प्रश्न है इसका, कवि ने प्रातःकाल का वर्णन किस प्रकार किया है? कवि ने प्रातःकाल का वर्णन किस प्रकार किया है? तो ये 3 प्रश्न हैं, और इसके अलावा इसके प्रश्न उत्तर हैं वो अगले, जब आपकी कल या परसों की क्लास होगी उस समय आपको हम बताएंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर, और जिस दिन गूगल मीट होगी उस दिन आपको हम बताएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। 35 मिनट का